इस टॉपिक में अब भारतीय राज्य के बारे में थोड़ी समझ बनाएंगे। यानी अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जीता तो किसको जीता, कौन राज्य थे उस समय। यहीं पे थोड़ी मुगल इंडिया और क्षेत्रीय राज्यों पर चर्चा होगी। ठीक है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध यानी लेटर पार्ट, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, 1750 के बाद सिलेबस भी वहीं से कहता है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राज्य। ठीक है। पहला एक ये अध्ययन करेंगे, फिर ओवरऑल छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ये, फिर राजनीतिक दशा, उससे उस समय ऐसा क्या था, ठीक है, कि क्यों अंग्रेजों को इतनी आसानी से सफलता मिल गई। 6, 7, 8 कुछ काम के पॉइंट्स हैं वहाँ, उसको हम समझेंगे और फिर एक्चुअल विस्तार की हम बात शुरू करेंगे। ठीक है। विस्तार में हम युद्धों का जिक्र करेंगे, वॉर का जिक्र करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक में 3 युद्ध हुए थे, यहां से शुरुआत होगी। अंग्रेजों फ्रांसीसियों में होता, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, एक पूरी कहानी हम बताएंगे आपको इस बारे में। फिर हम पढ़ेंगे बंगाल विजय। ऑर्डर क्या होगा पढ़ने का विस्तार में, पहले कर्नाटक वॉर का अध्ययन करेंगे, ये क्यों महत्व रखता है विस्तार के दृष्टिकोण से, हम इसको जानेंगे। फिर बंगाल विजय की बात करेंगे, प्लासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध, द्वैध शासन, जो उसके अंदर टॉपिक है वो मैं कराता जाऊंगा 1 by 1। बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे मैसूर विजय की। यहीं पर हैदर अली और टीपू सुल्तान का भी जिक्र होगा। अंग्रेज टीपू सुल्तान को भारत में सबसे खतरनाक शत्रु मानते थे, तो क्यों मानते थे, क्या ऐसा अप्रोच था उसका। और फिर यहाँ पर अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध की बात करेंगे, एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर का जिक्र करेंगे हम। फिर उसके बाद हम उत्तर पश्चिम भारत में विस्तार की चर्चा करेंगे। ठीक है, उत्तर पश्चिम में विस्तार, यहां पर हम चर्चा करेंगे हम सिंध की, पाकिस्तान का जो सिंध का इलाका है, पंजाब और अफगानिस्तान की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें हम 3 टॉपिक पे चर्चा करेंगे, सिंध, पंजाब और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के प्रति भी अंग्रेजों की एक जो है अंग्रेजों की पॉलिसी होती थी, हम उन पॉलिसीज को भी देखेंगे थोड़ा जब हम आगे पढ़ेंगे। तो सिंध, पंजाब, अफगानिस्तान। ठीक है, ये टॉपिक हमारा पूरा जो है वॉर को हम पढ़ेंगे। अंग्रेजों का जो ये सिस्टम था भारत के अंदर, जब हम अभी पढ़ेंगे तो इस सिस्टम में हमें ये ध्यान रखना है कि अंग्रेजों के गवर्नर भी बहुत सारे थे। भारत में जो अंग्रेजों के गवर्नर होते थे क्रम से, वैसे आपको हम एक नोट्स दे देंगे जिसमें हम पूरा गवर्नर का जिक्र होगा, लेकिन विस्तार में 3 गवर्नर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ठीक है, एक है क्लाइव, और एक है वेलेस्ली, और एक है डलहौजी। जब भी इस टॉपिक को पढ़े हम तो इन 3 गवर्नर के बारे में, इन्होंने ऐसा क्या क्या किया जिससे भारत में अंग्रेजों की स्थिति बहुत मजबूत हो गई। ठीक है, और भी गवर्नर है, गवर्नर का क्रम वगैरह भी हम बताएंगे आपको। तो क्लाइव, वेलेस्ली और डलहौजी, यानी इस टॉपिक में ये जानकारी हमें रखनी है, ये पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखें कि 18वीं सदी में भारतीय राज्य कौन कौन से थे। ठीक है, ये पॉइंट क्लिक कर लिया सभी ने। सेकेंड चैप्टर में जो एनसीईआरटी की किताब है आपको यही मिलेगा, यही मिलना है आपको। देखो एनसीईआरटी के अंदर भी जो मैप वगैरह दिया हुआ है, जब भी पढ़ना तो आप मैप को देखते रहना, आप देखना उसको। मैप से बहुत एडवांटेज मिलता है आपको, राइटिंग में भी और प्रीलिम्स में भी।
जैसे 18वीं सदी में भारतीय राज्य कौन कौन था उसकी एक लिस्टिंग करेंगे हम लोग पॉइंट के फॉर्म में। जैसे एक है मुगल वंश, मुगल साम्राज्य, मुगल वंश, ठीक है। आप थोड़ा लिखते चले साथ में हमारे। पहला आप लिखे मुगल वंश। ये केवल नाम के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, पढ़ा नहीं रहा, पढ़ाऊंगा मैं आपको मिडाइवल इंडिया में। पढ़ाना मुझे विस्तार है, ये उसका बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मुगल वंश के बारे में लिखें 1707 तक। अब लिखते चले हमारे साथ। 1707 तक भारत के एक बड़े भूभाग पर मुगलों का नियंत्रण था। लेकिन 18वीं सदी के मध्य तक दिल्ली के आसपास मुगलों की सत्ता सिमट कर रह गई। इनके पतन का कारण था कि इकोनॉमिकल स्थिति थी, जाति धार्मिक तनाव था, और इनकी सैन्य स्थिति अच्छी नहीं थी। इनको अभी आप इग्नोर करेंगे। इतना आप समझिएगा कि अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान को जीतना शुरू किया तो मुगलों की स्थिति बहुत कमजोर थी, मुगल मजबूत नहीं थे उस समय, और भारत मुगलों के पतन के बाद जो है छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। 1707 तक पूरा हिंदुस्तान मुगलों के पास तक था, 50 तक ये छोटे छोटे राज्यों में बढ़ता चला गया। जैसे मुगलों का ही एक अधिकारी था मुर्शिद कुली का, उसने बंगाल में एक अलग राज्य बना लिया, और शहादत का वो अवध में एक अलग राज्य बना ली। जब भी केंद्र कमजोर होता है तो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो भी धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। तो छोटे छोटे राज्यों में कौन है जो आपको जिक्र मिलेगा। दूसरा पॉइंट, आप दूसरा पॉइंट लिखें, बंगाल में नवाबों का शासन। बंगाल में नवाबों का शासन। हमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड में नहीं जाना है, बस ये समझना है कि जब मुगलों का पतन हुआ तो बंगाल, यानी कि आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बांग्लादेश, इन सब एरिया पे नवाबों का शासन था। नवाब एक टाइटल हुआ करता था। अक्सर जो सूबेदार होते थे, प्रांत को सूबा कहा जाता था, प्रांत को सूबा कहा जाता था, और उसको जो होते थे उनको नवाब कहा जाता था। तो किसी एक को टाइटल मिल गया तो जितने भी अधिकारी थे वो सब अपने आप को नवाब नवाब कहते थे। यूपी में भी बंगाल के बाद बहुत सारे राज्य थे। आप लिखे अवध, अवध में भी नवाबों का शासन, अवध में भी नवाबों का शासन था। यूपी में भी खासकर जो अवध का इलाका था वो कानपुर से लेकर के बिहार की सीमा तक पूरा इधर एरिया की बात करें जो शासन विहीन था उस शुरू में, वो कानपुर से पूर्वांचल का पूरा इलाका। तो अवध में भी नवाबों का शासन था मुगलों के पतन के बाद। ये सब 1715, 20, 22, 25 अलग अलग समय में शुरू हुआ है। 50-60 तक आते आते ये स्थिति आ गई है हिंदुस्तान में, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जीता। ठीक है, तीसरा लिखें आप। चौथा, रुहेलखंड, ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। रुहेलखंड वेस्टर्न यूपी का इलाका है, एवं फर्रुखाबाद में अफगानों का शासन, अफगानों का शासन था। इसको अफगान राज्य ही कहा जाता है। ये दोनों राज्य यूपी के अंदर था।
रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद में अफगानों का शासन। मध्यकाल में क्या था कि अफगानिस्तान के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ प्रशासन में थे और वो यहीं रह गए थे। तो पहले उस समय की इस समय की तरह सीमा नहीं होती थी। अफगानों का शासन। अगला पॉइंट लिखें, पॉइंट नंबर 5 लिखो। राजस्थान में राजपूत शासकों की सत्ता। आप लिखते चले हमारे साथ। राजस्थान में राजपूत शासकों की सत्ता। कुछ राज्य जिसका जिक्र आपको मिलेगा, जैसे एक आमेर है, जयपुर का जो इलाका है, मेवाड़ है जो महाराणा प्रताप के लिए जाना जाता है, मारवाड़ जो यानी जोधपुर का जो इलाका है। राजस्थान बहुत सारे राज्य रजवाड़ों में बटा हुआ है। जब हम नेशनल हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हम कुछ राज्यों का जिक्र मिलता है। राजस्थान के इतिहास में तो बहुत सारे राज्य मिल जाएंगे आपको, भरतपुर, कोटा। तो आमेर, मेवाड़, मारवाड़, राजस्थान छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। 18वीं सदी में क्या था कि थोड़े समय के लिए जाटों का भी एक राज्य स्थापित हुआ था। ये आगरा, भरतपुर, ये सब दिल्ली से लेकर के आगरा मोटा मोटी 18वीं सदी में थोड़े समय के लिए जाटों का भी राज्य स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, लिख लें आप। तो अंग्रेजों के भारत में छोटे छोटे राज्यों से लड़ना था। ठीक है, 7वें नंबर पे लिखो सिंध। सिंध भी एक स्वतंत्र राज्य था। सिंध यानी ये जो इलाका आपका पाकिस्तान का इलाका आएगा, गुजरात से लगा हुआ ये जो पूरा इलाका, सिंध भी एक स्वतंत्र राज्य था। यहाँ पे भी मुस्लिम शासक थे। यहाँ के शासक को आमीर कहा जाता था। सिंध में आमीरों का शासन कहा जाता था। यहाँ भी मुगलों का नियंत्रण था। मुगलों के कमजोर होने के बाद ये भी एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। अरब सागर से इसकी भी सीमा लगी हुई थी। नेक्स्ट लिखो आप। पंजाब में 1790 के दशक में, पंजाब में 1790 के दशक में रणजीत सिंह का शासन। तो ये समझ लो आप, पाकिस्तान का मैक्सिमम एरिया प्लस हिंदुस्तान का पंजाब। ठीक है, होता क्या था कि ये इलाका नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है और जो पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला, इसमें कुछ दर्रे बन जाते थे, जैसे खैबर दर्रा है, पोलन दर्रा है। अक्सर एंशिएंट और मिडिवल टाइम में मध्य एशिया से, पश्चिम एशिया से लोग इस रास्ते भारत पर आक्रमण या व्यापार भी होता रहा है। तो ये जो इलाका है बहुत अस्थिर रहा है, अनस्टेबल रहा है। तो जब हम पंजाब के बारे में जब आपको बताएंगे तो बताएंगे कि कैसे अस्थिर था। रणजीत सिंह ने वहाँ एक स्थिर सरकार की स्थापना की 1792 से 1840 तक। रणजीत सिंह के बाद फिर उत्तराधिकार का युद्ध होगा, अंग्रेजों के द्वारा पंजाब को जीत लिया जाएगा। तो पंजाब का भी एक जिक्र होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, में मराठों का शासन, प्रत्यक्ष नियंत्रण था इनका। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक पर मराठों का प्रत्यक्ष नियंत्रण। ठीक है, मुगलों का जब पतन हुआ तो भारत में जितने भी राज्य थे उसमें सर्वाधिक शक्तिशाली थे ये इनका डायरेक्ट कंट्रोल था। इनडायरेक्ट ये सबको डराते रहते थे, कभी इधर कभी इधर, ये अभियान पे जाया करते थे। एकदम से ना राजनीतिक अव्यवस्था, अस्थिरता की स्थिति थी। अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान को जीतना शुरू किया तो बिल्कुल अव्यवस्था, एनार्की वाला स्टेज था। तो उन्होंने परिस्थितियों का भरपूर लाभ उठाया
तो आपको इतना क्लियर हो गया है? कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। हाँ, मुगलों जैसे मुगल कमजोर हुए, जैसे बाजीराव का एक उसमें पहला मराठा में पहला जिक्र आता है, कभी दिल्ली पे, कभी बुंदेलखंड पे, कभी गुजरात पे, मतलब जहां जहां कोई है उस पे आक्रमण करना। तो सब एक दूसरे को लेकर बड़ा संदेहास्पद वाली स्थिति में थे। न जाने कौन किस पे आक्रमण कर बैठे, कौन किधर से साम्राज्य विस्तार कर बैठे। अंग्रेजों ने भारत की परिस्थितियों को ठीक से समझा, फिर एक एक करके हिंदुस्तान के हर एक इलाकों पे कब्जा किया। जहां पे डायरेक्ट नहीं किया वहां इनडायरेक्ट कंट्रोल रहा उनका। तो ये मराठों का जिक्र हमने किया। नीचे लिखो आप, हैदराबाद में निजाम का शासन। हैदराबाद में निजाम भी एक टाइटल हुआ करता था। हैदराबाद में निजाम का शासन एक शख्स था, एक बहुत योग्य मुगल अधिकारी था, चैन किलिस खां। एक व्यक्ति को बहुत सारे टाइटल दिए जाते थे। वो चाहता था कि कुछ अच्छा काम करके मुगलों को मजबूत करे। जब इतनी राजनीति हुई तो इसने बोला कि मैं अब दिल्ली को छोड़ के जा रहा हूँ एक अलग राज्य, और इसने हैदराबाद में एक अलग राज्य बनाया। फिर जितने भी इसके उत्तराधिकारी हुए ना, सब ये निजाम निजाम कहलाते थे। आज़ादी के समय जो निजाम था हैदराबाद का, या तो वो स्वतंत्र रहना चाहता था या तो वो पाकिस्तान से मदद चाहता। तो वल्लभ भाई पटेल ने शक्ति का प्रयोग किया था और भारत में विलय किया था। सितंबर अक्टूबर 1948 में भारतीय सेना को उतारा गया था। तो निजाम की भी एक परंपरा आएगी बीच में। वैसे आग मैच में भी देखोगे तो कर्नाटक का ये एरिया है, हैदराबाद का निजाम का लगभग ये एरिया था। उस समय कर्नाटक का नवाब ये कहलाएगा, इस क्षेत्र को कर्नाटक। यहाँ भी एक छोटा सा राज्य था जिसको कर्नाटक का नवाब कहते थे। सबसे पहले भारत पे कब्जा को लेकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में यहाँ लड़ाई शुरू हुई। यहाँ से अंग्रेजों को जो अनुभव मिला कि कैसे कब्जा किया जा सकता है, उसी अनुभव का अंग्रेजों ने फिर यहाँ प्रयोग किया। फिर यहाँ उसका धीरे धीरे करके फिर मैसूर में, फिर ऐसे करते करते पूरे हिंदुस्तान में वो लोग, ये एरिया जो हमने कहा कर्नाटक युद्ध पड़ेंगे, यहीं पर जिक्र होगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का। ठीक है, लिख लो आप। कर्नाटक में नवाब का शासन, कर्नाटक में भी नवाब का शासन है। इससे एक ये भी देखोगे आप, मैक्सिमम जो शासक हैं हिंदुस्तान के वो मुस्लिम हैं। मराठों को उसको छोड़ दो आप, तो मुगलों के पतन के बाद भी मैक्सिमम शासक हिंदुस्तान में मुस्लिम हैं। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जीतना शुरू किया तो मुस्लिम शासकों ने लगातार प्रतिरोध किया। उनको लगता था कि आज न कल अंग्रेजों को निकाल कर हम सत्ता अपनी हम ले लेंगे। अंग्रेजों की शक्ति को सही तरीके से समझ नहीं पाए। एक और लिख लो आप, आखिरी पॉइंट, केरल में भी छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था। केरल में भी छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था। जब मैं मेडाइवल इंडिया की आखिरी क्लास लूंगा तो मैं यहीं पे एंड करूंगा। बात समझ में आ रही है सभी को? जो केरल जो टॉपिक कराया हमने अभी, जब मेडाइवल इंडिया जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं यहीं लाके छोड़ूंगा आपको, जहां से अभी शुरू कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। चूंकि जब यहीं पे ये एंड होगा तभी अंग्रेजों का आक्रमण का जो सारी चीजें काम की होगी पीटी में, तो मैं आपको तब का तब डिस्कस करूंगा। इस तरह से भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है मुगलों के पतन के बाद। ठीक है, इन सभी राज्यों के कुछ कॉमन विशेषताएं हैं। हम कहते हैं कि भाई 18वीं सदी के बारे जो है उनकी राजनीतिक दशा क्या थी, उसी कॉमन विशेषताओं का बहुत स्मार्टली अंग्रेजों ने यूज किया। ठीक है, अब लिखो एक अगला शीर्षक दो आप, 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक दशा। अठारहवीं सदी में, ये 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत की राजनीतिक दशा।
इन जनरल आपसे कहा जाए कि 18वीं सदी में कौन कौन से राज्य हैं, तो आइडिया तो रखोगे आप। मुगलों के पतन के बाद सबसे पूर्व में बंगाल है, अवध है, रोहेलखंड फर्रुखाबाद है, दिल्ली पर खुद मुगलों का नियंत्रण है, दिल्ली से आगरा तक जाट हैं, राजस्थान में कुछ राजपूत राज्य हैं, सिंध एक अलग राज्य है, पंजाब एक अलग राज्य है, यहाँ मराठे हैं, यहाँ निजाम हैं। एक और रह गया है मैसूर में हैदर अली टीपू सुल्तान। हाँ, एक और राज्य आप लिख लीजिए जरा सा इसमें, मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान का शासन, हैदर अली का शासन, टीपू सुल्तान का शासन। ठीक है, ये सब एरिया मैसूर के पास था। जिसकी सीमा जिससे लगती है ना, जैसे मैसूर की कर्नाटक के लगती है, केरल से लगती है, मराठों से, निजाम से, वो सब आपस में लड़ते रहेंगे। जब पता चलेगा, किताब पढ़ोगे कि हैदर ने निजाम की तरफ आक्रमण किया, तो उससे घबराना नहीं, खाका रखना है कि ये यहाँ पर था। कोई भी अभियान वो अपने फायदे के लिए करता है। राजनीतिक इतिहास में हमें बहुत ज़्यादा इस मामले में अभी हमें पढ़ना भी नहीं है। ठीक है।